हाँ, तो अब हम इसमें क्या देखने जा रहे हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू सी इन इट। जैसा कि हम लोग को पता है, एक फोर्स होती है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स होती है, जो सभी प्लैनेट को अपनी ऑर्बिट पर रिवॉल्व कराती है। उसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो होता है F इक्वल्स टू mv² r के बराबर हमारे पास फॉर्मूला होता है। इट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स वी आर गोइंग टू हैव। वेलोसिटी की वैल्यू r ओमेगा होती है, m इक्वल्स टू r ओमेगा होती है होल स्क्वायर अपॉन r। तो r से अगर हम कैंसिल करते हैं एक r, तो हमारे पास बचता है m r ओमेगा स्क्वायर। फोर्स की वैल्यू m r ओमेगा स्क्वायर के बराबर बनती है। जो हमारा ओमेगा है उसकी वैल्यू जो होती है, ओमेगा की वैल्यू जो होती है 2 पाई टी के बराबर है। वैल्यू ऑफ ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई टी। जब हम इस यहाँ पर 2 पाई टी पुट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एम आर 2 पाई टी ओमेगा का होल स्क्वायर। इसके बराबर हमारे पास वैल्यू बनेगी। इसे स्क्वायर करने पर एम आर 4 पाई स्क्वायर अपॉन के टी स्क्वायर के बराबर वैल्यू निकल के आती है। तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास हो गई एम, ओके पहले हम 4 पाई वैल्यू लिखते हैं, 4 पाई स्क्वायर एम आर टी स्क्वायर के बराबर वैल्यू निकल करके हमारे पास आ जाती है। इट इज द वैल्यू वी आर गोइंग टू बी ऑब्टेन। नाउ वी आर गोइंग टू यूज केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ हमसे क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो टाइम का स्क्वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यू ऑफ आर। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ये हमारे पास फॉर्मूला रहता है। प्रोपोर्शनलिटी से आते हैं कॉन्स्टेंट लगाना पड़ता है, तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू के आर क्यूब। हम यहाँ पर जो आर हमने स्मॉल लिया है, इस आर को हम यहाँ पर, चलो इन सबके लिए तो हमने स्मॉल लिया, लेकिन अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कैपिटल आर से हमारा काम बन रहा है, तो यहाँ सब जगह हम कैपिटल आर करेंगे। कैपिटल आर 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 कैपिटल आर कैपिटल आर एंड कैपिटल आर। यहाँ भी हमारा आर होगा। नाउ ये हमारे पास क्यू है, हियर वी हैव क्यू, ये हमारे पास क्यू है, इट इज अ क्यूब वी आर गोइंग टू बी हैव। अब जब हम टी स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। वैल्यू ऑफ फोर्स वी आर गोइंग टू हैव इक्वल्स टू 4 पाई एम आर अपॉन के आर क्यूब के बराबर वैल्यू निकल के आती है। एक आर से एक आर कैंसिल हुआ तो 4 के स्क्वायर यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन के आर स्क्वायर के बराबर वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। यहाँ पर जो ये वैल्यू है हमें दिख रहा है, ये कांस्टेंट है, इट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट फॉर अस। ऐसी कंडीशन में जो हमारी फोर्स होगी डायरेक्ट फोर्स हो जाएगी एम आर स्क्वायर की, एम आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी ये वाली फोर्स। क्योंकि हमारे पास ये 4 पाई के स्क्वायर जो है एक कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट जो होता है, ये वाला जो कांस्टेंट में मिला है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास ऑफ द प्लैनेट ऑफ द अर्थ के, या मास ऑफ द सेकंड प्लैनेट, दैट इज 4 पाई के अनदर प्लैनेट कोई अगर होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्योंकि हम जानते हैं प्रोपोर्शनल, ये जो वैल्यू होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो हो ना हो इसमें, इस वैल्यू में हमारे उस प्लैनेट का भी मास आता होगा, एम आर स्क्वायर तो है ही है, लेकिन उस प्लैनेट का भी मास आता होगा, या दूसरी बॉडी का भी मास आता होगा। तो इसीलिए हमारा ये 4 पाई के स्क्वायर जो है बराबर होगा एम के।
इसके बराबर निकल करके आएगा। प्रोपोर्शनल साइन जब हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट भी लेना पड़ता है, तो 4π² के इज इक्वल्स टू GM, ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आती है। 4π² की वैल्यू GM के बराबर निकल के आती है। और हमारे पास यहाँ फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा फोर्स का फॉर्मूला था 4π² के MR², और 4π² के की वैल्यू यहाँ पे GM के बराबर मिली है, तो 4 की वैल्यू हमारे पास हो गई GM, और GM लिख दिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर M, ये हमारे पास जो M है ये हमारा कैपिटल M है, ये हमारे पास स्मॉल m है, MR² की बराबर वैल्यू बनी। और जब हम पूरी वैल्यू को लिखते हैं कैन वी राइट फुल वैल्यू, तो हमारे पास बन जाता है GM अपॉन का R², विच इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ। ये हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ निकल के आता है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं फोर्स टाइटली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मास की टर्म से m1 m2 बोलते हैं दोनों मास को, और रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी है, और दोनों को जब कंबाइन कर रहे हैं तो फोर्स टाइटली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन R², और फोर्स की वैल्यू हमारे पास GM1 m2 अपॉन R² के बराबर ही निकल के आती है। द वैल्यू वी आर गोइंग टू बी ऑब्टेन इज सेम, जो वैल्यू हमें ऑब्टेन हो रही थी यहाँ से कैप्लस लॉ के हेल्प से जो ऑब्टेन हो रही थी, वही वैल्यू हमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहता है। तो इस प्रकार से हम कैप्लस लॉ का यूज करके बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ है वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, और इसके प्रूफ क्या क्या है। एविडेंस, अगर हम देख बोले एविडेंस, एविडेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के एविडेंस हमारे पास क्या क्या निकल के आते हैं। एविडेंस फॉर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फर्स्ट रोटेशन ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ सन, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, revolution of sun, earth and other planet around the sun, सन के चारों तरफ जो ये प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही रिवॉल्व करते हैं। सोलर एक्लिप्स, सोलर एंड लूनर एक्लिप्स, लूनर एलिप्स जो फॉर्म होते हैं वो भी हमारे एलिप्स जो होते हैं, so solar and lunar eclipse is due to gravitational force. Third, formation of tides in the sea. तो समुद्र में लहरें बनती हैं, टाइड्स पैदा होते हैं, वो भी इसी फोर्स की वजह से हमें बनते हुए नजर आते हैं। नोट डाउन। एंड अनदर थिंग, रोटेशन ऑफ सैटेलाइट्स, रोटेशन एंड revolution of satellites, चाहे वो आर्टिफिशियल और नेचुरल, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हो या नेचुरल सैटेलाइट्स हो, उन सब के बीच में रोटेशन होता है, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है। इट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही होता है।
तो ये सारी बातें जो होती हैं वैलिडेट करती हैं कि हमारा ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो करेक्ट है, वो हमारी डेली लाइफ की फिनोमेना को समझाने में काफी हद तक कैपेबल है। और इतना ही नहीं, छोटी से छोटी बॉडी, हर बॉडी जो होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करती है। इवन जिस बॉडी के पास कुछ ना कुछ मास होगा, एनी बॉडी दैट हैव मास इज गोइंग टू बी एक्सपीरियंस अ ग्रेविटेशनल फोर्स। जिस बॉडी के पास मास होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगी, और जिसके बीच में थोड़ा बहुत डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस में ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी ही। तो इस तरीके से हमारे पास यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का प्रूफ भी हमें मिल गया। नोट इट डाउन। Now next is vector form of universal law of gravitation या vector form of gravitational force। अब वेक्टर फॉर्म में किस प्रकार से उसे लिख सकते हैं, अब हम इस बात को देखेंगे। सो वी हैव वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की जो वेक्टर फॉर्म होती है वो किस प्रकार से हमें नजर आती है, अब हम इसको नोटिफाई करेंगे। वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वेक्टर फॉर्म। तो इसके लिए हम दो बॉडीज लेंगे, वी आर गोइंग टू टेक टू बॉडीज। यहां से वी हैव टू बॉडीज, एक बॉडी ए बॉडी बी। हमारे पास दो बॉडीज हैं, थोड़ा सा बड़ा, और ये दो बॉडीज हमारे पास यहाँ पर हैं। नाउ हमारी इस बॉडी के पास जो मास है, मास ऑन दिस बॉडी इज इक्वल टू m1, इसके पास मास जो है वो m2 है। मास ऑन वन बॉडी इज m1, मास ऑफ अनदर बॉडी इज m2। नाउ ये जो बॉडी A है इस पर कुछ फोर्स लगा रही होगी, दैट इज F F12 वेक्टर। तो ये F12 जो है, F12 इसे हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी A ड्यू टू B। F12 वो फोर्स है जो कि बॉडी 1 पर लग रही है बॉडी B के द्वारा। इसी तरीके से अगर हम R12 की बात करें तो ये हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर पोजीशन वेक्टर फ्रॉम A टू B। यहां से अगर हम पोजीशन वेक्टर की बात करें R12 इट इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम A टू B। A से B तक जो हमारे पास फोर्स है या पोजीशन वेक्टर है वो A से B ट्रेवल कर रहा है। इन अ सिमिलर मैनर अगर ये फोर्स लगा रहा है, अगर ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो ये भी एक फोर्स लगा रहा होगा इस तरीके से, और ये फोर्स होगी हमारी F21 वेक्टर, और इसका जो डिस्टेंस होगा वो R21। इस तरीके से हमें फोर्स देखने को मिल रही होंगी, एंड बोथ द फोर्स आर गोइंग टू बी एक्ट ऑन ईच अदर। यहां पर जो हमारी ये फोर्स वर्क कर रही है, यहां पर F21 वेक्टर, इसे हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी A, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी B ड्यू टू A। इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी B ड्यू टू A।
बी बॉडी पर ए बॉडी के द्वारा जो फोर्स लगाई जा रही है वो ये है, एंड पोजीशन वेक्टर फ्रॉम बी टू ए वो हमारा है R21, दैट इज R21, इसमें बोलेंगे पोजीशन वेक्टर फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक हमारा पोजीशन वेक्टर रहेगा। इस प्रकार से हम अपनी पोजीशन वेक्टर और इनको वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हाँ, नाउ हमारी जो ये फोर्सेस हैं, जैसे हमारे पास ये फोर्स है, इस फोर्स को हम किस प्रकार से लिखेंगे और किस प्रकार से फाइंड करेंगे। तो देखिए यहां पर हमारे पास फोर्स जो है वो है F12, पहली फोर्स जो है वो हमारे पास F12 फोर्स है। वी आर गोइंग टू हैव फोर्स F12, इसकी वैल्यू जो हमारे पास होगी G m1 m2 अपॉन R स्क्वायर। हम यहां देख पा रहे हैं ये जो वैल्यू है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहीं ये जो हमें दिख रहा है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, इसीलिए हमें दोनों साइड वेक्टर करना पड़ेगा। वेक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एक यूनिट वेक्टर लेंगे। इसके लिए जो यूनिट वेक्टर चलेगा वो ये वाला, कौन सा, पोजीशन वेक्टर फ्रॉम बी टू ए, जो बी से ए की तरफ फोर्स लगा रहा है ये वाला। और इसके लिए फोर्स जो है, फोर्स इस पे इसकी जैसे इस पे लग रही है और ये फोर्स आपस में ये दोनों रहेंगे। तो हम एक यूनिट वेक्टर लेंगे यहां पर, यूनिट वेक्टर जो हमारा R21 यूनिट वेक्टर, R21 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसके पास केवल डायरेक्शन होती है, इट डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मैग्नीट्यूड, इसके पास कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता है, इट जस्ट कंटेन डायरेक्शंस, इसके पास डायरेक्शन होती है केवल। अगर हम इस फॉर्म को थोड़ा सा लिखना चाहें तो आर वेक्टर जो होता है हमारे पास वो बराबर होता है फुल वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ, इसके बराबर हमारा यूनिट वेक्टर R21 होता है। दैट वैल्यू इज इक्वल टू दिस। मीन से फुल वेक्टर को जब हम डिवाइड कर देते हैं मॉडल्स ऑफ वेक्टर से तो हमें यूनिट वेक्टर की वैल्यू मिलती है। यहाँ पे फुल वेक्टर नहीं, यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमें मिलेगी। साथ ही साथ अगर हम जो आर स्क्वायर है इस वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं एच R21 का वेक्टर और मॉडुलस का होल स्क्वायर। इस फॉर्म में भी हम इस वैल्यू को लिख सकते हैं। तो जब हम इसको इस वैल्यू में लिखते हैं तो क्या वैल्यू निकल के आती है हमारे पास, व्हाट्स वैल्यू वी आर गोइंग टू ऑब्टेन, एफ, ओके, F12 वेक्टर फोर्स ऑन बॉडी A ड्यू टू B कितना बनेगा, उसकी वैल्यू हमारे पास निकलती है G m1 m2 अपॉन R, और ये कितना है R21 का होल स्क्वायर और फुल वेक्टर, इधर हमसे कह सकते हैं H R21 फुल वेक्टर अपॉन R21 फुल वेक्टर का मॉडुलस। इस फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं। नाउ जब हम इसे लिखते हैं तो हम यहाँ देख रहे हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई हो सकता है, तो फोर्स की वैल्यू हमारे पास होगी F12 इक्वल्स टू G m1 m2 अपॉन R21 वेक्टर का होल क्यूब R21 फुल वेक्टर। इस फॉर्म में हमारा फॉर्मूला निकल करके आता है। इन दिस मैनर वी आर गोइंग टू ऑब्टेन आवर फॉर्मूला फॉर ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म में हम इस तरीके से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन वेक्टर फॉर्म वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट आवर ग्रेविटेशनल फॉर्मूला इन दिस मैनर। वहीं अगर हम फोर्स ऑन
बॉडी बी निकालें। अभी हमने फोर्स निकाला बॉडी ए के लिए और बॉडी बी के लिए निकालें। और हम बॉडी बी के लिए निकालें अब तो कैसे निकालेंगे और हमें क्या वैल्यू मिलेगी? तो आंसर इज, अगर हम फोर्स निकालते हैं तो वैल्यू बनती है F21 ऑन बॉडी बी वाई बॉडी ए। बॉडी बी पर ए बॉडी के द्वारा कितनी फोर्स लगती है? ये होती है G M1 M2 एंड R12 वेक्टर का होल क्यूब। बस R12 यहाँ हुआ तो यहाँ से भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा R12 वेक्टर। ये वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी। दैट वैल्यू वी आर गोइंग टू बी ऑब्टेन। ये वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी। नाउ अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हम जैसे जानते हैं ये दोनों फोर्स जो है इक्वल एंड अपोजिट हैं। बोथ द फोर्स आर गोइंग टू बी इक्वल एंड अपोजिट। जब ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं तो ऐसी कंडीशन में हमने कह सकते हैं F12 वेक्टर इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर। हम इस फॉर्म में भी इन्हें कह सकते हैं। इस प्रकार से अगर हमारे पास ये F21 फोर्स है, इसकी वैल्यू ये है, और हमारे पास F21 की वैल्यू ये वाली है, तो हम जब इसे यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास क्या फॉर्मेशन मिलता है? हाँ, F12 वेक्टर इक्वल्स टू नेगेटिव, और ये वैल्यू हम पुट कर दें G M1 M2 अपॉन R12 वेक्टर फुल वेक्टर R12 फुल वेक्टर का होल क्यूब। ये हमें वैल्यू मिलती है। यहां पर हमें ये नेगेटिव साइन दिख रहा है। वी आर गोइंग टू सी नेगेटिव साइन देयर। हम जो यहाँ पर नेगेटिव साइन देख रहे हैं, वी आर गोइंग टू सी नेगेटिव साइन देयर, इट इंडिकेट डायरेक्शन आर अपोजिट। नेगेटिव साइन, नेगेटिव नेगेटिव साइन इंडिकेट फोर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। जो हमें नेगेटिव साइन है वो ये इंडिकेशन दे रहा है, इंडिकेट दैट फोर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। फोर्स इज गोइंग टू बी एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसी प्रकार से अगर हम इसे मॉडुलस की फॉर्म में लें या पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लें तो इस प्रकार से, जैसे कि अगर हम यहां पर इसे रखते हैं इस कुछ इस तरीके से, वी आर गोइंग टू सी हियर लाइक दिस, इज विजिबल? हाँ, तो अगर हम इस बॉडी को कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में लेते हैं, ये हमारी पोजीशन ए है, ये हमारी पोजीशन बी है, यहां से एक डिस्टेंस ये r1 डिस्टेंस है, यहां से एक डिस्टेंस ये r2 डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होगा तो r12 वेक्टर के बराबर होगा, और r12 की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो हो जाएगी r2 माइनस r1 वेक्टर के बराबर। यहां पर r12 जो है हमारा इधर की साइड ट्रेवल कर रहा है, r12 इक्वल टू ट्रेवल देयर साइड, एंड फोर्स जो फोर्स है वो हमारी F12 जो फोर्स हमने जो फोर्स लिया यहाँ पर F12 वो इधर एक्ट कर रही है। R12 की वैल्यू पर क्या है? यहाँ है, और F12 हमारी जो फोर्स है F12 ये वाली फोर्स है जो कि हमारा इधर एक्ट कर रही है F21 हमारा इधर एक्ट कर रहा है, और जो हमारा R21 है वो इधर एक्ट कर रहा है, और ये हमारी फोर्स इधर एक्ट कर रही है। तो हम जब इस फॉर्मूले के अंदर अगर R1 R2 की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास क्या फॉर्मूला बनता है? व्हाट फॉर्मूला वुड बी ऑब्टेन? F वेक्टर F वेक्टर हमने 1 2 लेना चाहिए था, हम जो भी है F21 वेक्टर की
F12 की जो वैल्यू मिली है, F12 की वैल्यू जो मिलेगी हमें, F12 की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिलेगी नेगेटिव जी M1 M2 अपॉन R2 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब एंड R2 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब। ये हमें वैल्यू ऑब्टेन होगी। हमने यहाँ पर F12 आपको दिखाया, लेकिन असल में जब अगर हम यहाँ पर वैल्यू ले रहे हैं और R12 की ले रहे हैं, हाँ अगर R12 ले रहे हैं तो उधर भी R12 आ रहा है हमारा, तो हमें भी फोर्स F12 लेनी चाहिए। वी आर टेक फोर्स F12 हियर इन दिस केस। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं। वहीं अगर हम चाहें तो F21 को भी हम लिख सकते हैं एच नेगेटिव जी M1 M2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब एंड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब। इस फॉर्म में भी हम वैल्यू को ले सकते हैं। अगर नेगेटिव साइन को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं तो नेगेटिव साइन को अंदर ले जाएं तो इनके साइन भी चेंज हो सकते हैं। इन दिस मैनर वी आर गोइंग टू बी फाइंड द वैल्यूज। So let us revise what we are going to be learn today. आज हमने जाना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं, केप्लर्स लॉ की मदद से। जो केप्लर्स लॉ होते हैं उनकी मदद से फाइंड करने के लिए हमने एक फॉर्मूला लिया जो हमारे फोर्स का होता है mv²r फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने b जगह r ओमेगा रखा और सॉल्व करने पर हमें जो वैल्यू सॉल्व करने पर जो हमें वैल्यू ऑब्टेन हुई वो मिली F इक्वल टू mr2πt का होल स्क्वायर के बराबर हमें वैल्यू ऑब्टेन होती है। और जब हम स्क्वायर करते हैं और सॉल्व करते हैं तो हमें ये वैल्यू ऑब्टेन होती है। केप्लर्स थर्ड लॉ की मदद से हमें टी स्क्वायर की वैल्यू पता है kr³ के बराबर होती है। जब हमने टी स्क्वायर की वैल्यू kr³ के बराबर रखा तो ये वैल्यू निकल के आई। तो फोर्स की वैल्यू mr² के बराबर हो गई। नाउ जो 4π² k की जो वैल्यू है हमारे पास, 4π² k की जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है और ये वैल्यू जो है कहीं ना कहीं दूसरे बॉडी के मास से भी डिपेंड करती होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होगा उसके लिए प्रोपोर्शनल निकालने के लिए मैं कांस्टेंट g लगा दिया। तो जब हमने इस पूरी वैल्यू की जगह gm रखा तो हमारे पास वैल्यू आ गई इस gm mr² के बराबर। अगर हम m1 m2 की टर्म में लें तो फोर्स डायरेक्टली m1 m2 और इनवर्स r², और यही फॉर्मूला हमें निकल करके आता है। सेम फॉर्मूला वी आर गोइंग टू बी ऑब्टेन इन दिस केस। इस केस में भी हमें जो फॉर्मूला मिलता है वो सेम ही ऑब्टेन होता है। इसी प्रकार से हमारे पास कई सारे एविडेंस हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, जो कहते हैं कि ग्रेविटेशन लॉ जो होता है वो वैलिड करता है, और उसके कई सारे हमें एग्जांपल मिलते हैं। जैसे अर्थ जो होती है रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ, अर्थ ही नहीं बाकी के प्लैनेट भी जो होते हैं अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, और ये रिवॉल्यूशन जो होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होते हैं। सोलर एक्लिप्स एंड लूनर एक्लिप्स जो होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से देखने को मिलता है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड सोलर एक्लिप्स जो होता है हमें देखने को इसी वजह से ऑब्टेन होता है। फॉर्मेशन ऑफ टाइड इन सी, जो समुद्र के अंदर लहरें बनती हैं वो भी इसी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनती हैं। रोटेशन रिवॉल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड नेचुरल सैटेलाइट, टाइम पीरियड ऑफ लॉन्चिंग एंड मेनी ऑफ द थिंग वो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स से ही ऑब्टेन होती हैं। इन सब के पीछे हमारा जो फॉर्मेशन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, उसका काफी इंपॉर्टेंस रहता है। उसके बाद हमने सीखा वेक्टर फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स। वेक्टर फॉर्म में हम किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे हम जानते हैं फोर्स जब वेक्टर क्वांटिटी, जब ग्रेविटेशनल फोर्स एक फोर्स है तो उसका भी एक वेक्टर फॉर्मुलेशन होगा। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ देख पा रहे हैं हमारे पास एक बॉडी है ए, दूसरी बॉडी है बी, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। नाउ ए बॉडी बी बॉडी फोर्स लगा रही है, बी बॉडी ए बॉडी फोर्स लगा रही है। हमारे पास जो ए बॉडी है उसने फोर्स लगाई F12, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी ए ड्यू टू बी। ए पे बी के द्वारा फोर्स लगाई जा रही है, और जिसका पोजीशन वेक्टर है R12 है फ्रॉम पोजीशन वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। वहीं
दूसरी कंडीशन में ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ड्यू टू बी टू ए, बी पर लग रही है एक ही वजह से एफ वेक्टर 2 to 1, वहीं पोजीशन वेक्टर जो होती है बी टू ए की वैल्यू होती है हमारे पास। नाउ अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें अपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को, तो हमारे पास वैल्यू होती है एफ वेक्टर F1 2 के बराबर। अब हमने यहां इससे बराबर रखा जी M1 M21 R स्क्वायर के बराबर इसे पुट किया। नाउ जो आर वेक्टर है, आर यूनिट वेक्टर R21 के बराबर है, और ये R21 जो है हमारे पास ये बराबर होता है आर वेक्टर R21 वेक्टर के बराबर। फुल वेक्टर अपन मॉडुलस ऑफ वेक्टर का जब करते हैं तो हमें यूनिट वेक्टर की वैल्यू ऑब्टेन होती है। इट इज द यूनिट वेक्टर वी आर गोइंग टू हैव, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है। नाउ जब हम R2 की वैल्यू पुट करते हैं और आर स्क्वायर को इस फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास फॉर्मेशन ये निकल के आता है। और वेक्टर फॉर्म में मतलब पोजीशन वेक्टर के टर्म में अगर हम उस वैल्यू को निकालना चाहें तो फोर्सेस की वैल्यू हमारे पास रेस्पेक्टिवली ये निकलती है। अगर हम इसका साइन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी साइन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। सो इट इज ऑल अबाउट आवर फॉर्मुलेशन, क्योंकि हमने आपको बताया ये जो फोर्स लगती है वो इक्वल एंड अपोजिट होती हैं, F12 इज इक्वल टू नेगेटिव F21। सो नोट इट डाउन।